बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डाटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम में आज हमारा ऑनलाइन में तीसरा लेक्चर है। तो हम अपने पिछले लेक्चर में स्पार्स मैट्रिसेस को डिस्कस कर रहे थे। ऐसे मैट्रिसेस जिसमें नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स की तादाद कम होती है ज़ीरो एलिमेंट्स के मुकाबले में, मतलब ऐसे एलिमेंट ज़्यादा होते हैं जो ज़ीरो हों, तो उनको हम मुख्तलिफ तरीके से रिप्रेजेंट करवा सकते हैं। जैसे हमने पहले देखी थी अरे रिप्रेजेंटेशन, तो आज हमने डिस्कस करनी है उसी की ही लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन, जिसके बारे में मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया था कि लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है कि हमारे पास चार तरह की मुख्तलिफ फील्ड्स होती हैं, जिसमें हम एक फील्ड को बोलते हैं जिसमें हम रो स्टोर करवाते हैं, एक में हम कॉलम स्टोर करवाते हैं, एक में हम वैल्यू और एक में हम नेक्स्ट नोड का जो एड्रेस होता है उसको स्टोर करवाते हैं। आपको पता है कि लिंक लिस्ट बेसिकली है क्या, मुख्तलिफ नोड्स जो आपस में लिंक्ड हो। तो उसकी एक फील्ड में वो रो नंबर आएगा जिस जगह नॉन ज़ीरो वैल्यू पड़ी है, कॉलम में वो कॉलम नंबर आएगा जिस जगह नॉन ज़ीरो वैल्यू पड़ी है, और जो हमारे पास नेक्स्ट नोड का एक ब्लॉक होगा उसमें जो हमारी अगली नोड होगी उसका एड्रेस स्टोर होगा, और ये एक पॉइंटर होगा। क्योंकि आपको पता है कि जब हमने किसी भी नोड का या किसी और वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करवाना हो तो हम पॉइंटर वेरिएबल्स को इस्तेमाल करते होते हैं। तो इसकी रिप्रेजेंटेशन जो मैंने बात की लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्पार्स मैट्रिक्स, इसको समझने के लिए पहले हमें ये बात का इल्म होना चाहिए कि बेसिकली पॉइंटर टू पॉइंटर क्या होता है। क्योंकि जब हम इसकी रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे तो उसके कोड के अंदर पॉइंटर टू पॉइंटर हमारे पास काफ़ी वेरिएबल इस्तेमाल होंगे। तो उसको समझने से पहले मैंने ये एक स्लाइड ऐड की है जिसमें हम पॉइंटर टू पॉइंटर का कंसेप्ट रिवाइज कर रहे हैं, जो आप ऑलरेडी प्रोग्रामिंग फंडामेंटल के जो आपका सिलेबस था उसमें डिस्कस कर चुके हुए हैं। तो ये हमारे पास बेसिकली पहला जो है ये पॉइंटर टू इंटीजर है। ये जो आपको डायग्राम नज़र आ रही है इसमें पॉइंटर टू इंटीजर है। ये हमने एक पॉइंटर बनाया और ये पॉइंट कर रहा है एक इंटीजर को जो कि नम वेरिएबल में स्टोर है जिसकी वैल्यू है 10। अब पॉइंटर क्या करता है, एड्रेस स्टोर करता है। तो पॉइंटर के अंदर इस इंटीजर वेरिएबल का एड्रेस स्टोर होगा, ठीक है। अब ये जो एड्रेस है ये इस पॉइंटर का अपना एड्रेस है और ये पॉइंटर की वैल्यू है जो कि इस वेरिएबल का एड्रेस है। अब पॉइंटर टू पॉइंटर की जब बात की जाती है तो यहाँ पे जैसे एक स्टैरिक था तो वहाँ पे दो स्टैरिक इस्तेमाल किए जाते हैं, तो वो पॉइंटर टू पॉइंटर बन जाता है। अब पॉइंटर टू पॉइंटर का मतलब ये है कि पहले यही चीज़ जो हमने ऊपर डिस्कस की ये वही चीज़ है कि एक पॉइंटर वेरिएबल है जो किसी और इंटीजर वेरिएबल को पॉइंट कर रहा है, और इधर पॉइंटर टू पॉइंटर है। इसका मतलब एक ऐसा पॉइंटर जो किसी और पॉइंटर का ही एड्रेस अपने पास स्टोर कर रहा है। तो पॉइंटर टू पॉइंटर, इसने एक पॉइंटर का एड्रेस अपने पास स्टोर किया हुआ, इधर से ये एक पॉइंटर है जिसने एक इंटीजर का जो एड्रेस है वो अपने पास स्टोर किया है। अब इस चीज़ को समझने के लिए मैं एक छोटा सा प्रोग्राम आपके सामने रन कर रही हूँ जिसमें आप ये अंडरस्टैंड करेंगे कि जब पॉइंटर टू पॉइंटर हो तो एक स्टैरिक लगाने से क्या फ़र्क पड़ता है रिजल्ट पे, डबल स्टैरिक लगाने से क्या रिजल्ट पे फ़र्क पड़ता है, और अगर हम सिर्फ ये जो पॉइंटर का नाम है अगर सिर्फ हम ये वाला नाम इस्तेमाल करें तो क्या फ़र्क पड़ता है। इसके लिए मैं आपको लेके जा रही हूँ जो हमारे पास कोड की स्क्रीन है उस पर। अभी हमारे पास डेव C++ कंपाइलर है, इसमें मैंने आपको समझाने के लिए एक छोटा सा प्रोग्राम लिखा है। और इस प्रोग्राम में देखेंगे ये एक हमारे पास इंटीजर वेरिएबल है नम जिसमें वैल्यू स्टोर है 10। ये हमारे पास एक इंटीजर पॉइंटर है जिसमें इस नम का एड्रेस स्टोर है, ठीक है। ये आपको एम्परसेंड का निशान याद होगा जो एड्रेस स्टोर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये पॉइंटर टू पॉइंटर है और इसमें किसी इंटीजर पॉइंटर का एड्रेस स्टोर है और वो इंटीजर पॉइंटर ये ऊपर वाला है इसका एड्रेस स्टोर है, ठीक है। तो अब अगर मैं इसे प्रिंट करवाऊँ ना, सिर्फ लिखूँ DPTR जो कि इसका नाम है, इसका मतलब है कि ये एड्रेस प्रिंट करेगा जो इसके अंदर स्टोर है, मतलब जो इसकी वैल्यू है बेसिकली उसको प्रिंट करेगा। और अगर मैं लिखूँ स्टैरिक DPR, अब इसका मतलब ये है कि ये वो वाली वैल्यू स्टोर करेगा जो इस PTR में स्टोर है, मतलब इस PTR में इस नम का एड्रेस स्टोर है तो इस नम का एड्रेस प्रिंट कर देगा। अब अगर मैं लिखूँ डबल स्टैरिक DPTR, इसका मतलब ये है कि इसके अंदर जिस पॉइंटर का एड्रेस स्टोर है और वो पॉइंटर जिस वैल्यू को पॉइंट कर रहा है वो प्रिंट होगी। तो इसका मतलब है यहाँ पे वैल्यू प्रिंट हो जाएगी 10।
तो आपको बात समझ आई कि अगर जस्ट DPTR लिखूँ तो इसका मतलब है कि जो हमारे पास ये वाला पॉइंटर है इसका एड्रेस स्टोर हो इसका एड्रेस प्रिंट होगा। और अगर मैं लिखूँ स्टैटिक DPTR, इसका मतलब है कि इसके अंदर, इस DPTR के अंदर जो वैल्यू पड़ी हुई है वो वाली चीज़ मतलब ये जिसकी तरफ पॉइंट कर रहा है बेसिकली उसका एड्रेस प्रिंट होगा। और पॉइंट कर मतलब जो एड्रेस इसके अंदर पड़ा हुआ है। और जो मैं डबल स्टैटिक DPTR लिखूंगी तो इसका मतलब ये होगा कि उस वैल्यू की तरफ पॉइंट करेगा जो पॉइंटर का वेरिएबल इसके अंदर स्टोर है ना, उसकी वैल्यू की तरफ पॉइंट करेगा, मतलब ये नम की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट करेगा। तो ये DPTR एड्रेस प्रिंट करेगा जो इसके अंदर स्टोर है, मतलब इसका एड्रेस। ये स्टैटिक DPTR क्या करेगा, जो एड्रेस इसके अंदर स्टोर है, मतलब जो इस वेरिएबल के अंदर एड्रेस स्टोर है, मतलब नम का जो एड्रेस है वो प्रिंट करेगा। और ये क्या करेगा, नम की वैल्यू को प्रिंट कर देगा। अब इसी चीज़ को मैं आपको यहाँ पे चला के दिखा रही हूँ। ये अभी रन हो रहा है, तो जैसे आउटपुट आपके सामने आता है तो आपको ये बात क्लियर हो जाएगी। जी, अब जस्ट मैंने DPTR लिखा तो जो इसके अंदर एड्रेस स्टोर था वो प्रिंट हुआ। जब मैंने स्टैटिक DPTR लिखा तो स्टैटिक जब DPTR मैंने लिखा तो अब बेसिकली जो इसने एड्रेस स्टोर किया हुआ था पिछले वाले पॉइंटर का वो वाला प्रिंट हो गया। और जब मैंने डबल स्टैटिक DPTR लिखा तो इसका मतलब है कि जिसकी तरफ वो पॉइंटर पॉइंट कर रहा था वो वाली वैल्यू प्रिंट हो गई। ठीक है, तो यहाँ तक उम्मीद है आपको ये बात समझ आ चुकी होगी कि किस तरह हमारे पास डबल पॉइंटर टू पॉइंटर वर्क करता है। ठीक है, पॉइंटर टू पॉइंटर किस तरह वर्क करता है, यहाँ तक जस्ट मैंने आपको इस बात की वर्किंग समझाई है ताकि आगे जब हम इसे इस्तेमाल करें तो आपको आइडिया हो। तो अब हम अपने लेक्चर की तरफ वापस चलते हैं। जी, तो यहाँ पे हमने इसे छोड़ा था कि जब पॉइंटर टू पॉइंटर का बेसिकली कंसेप्ट क्या है कि एक ऐसा पॉइंटर बनाए जो किसी और पॉइंटर का एड्रेस अपने पास स्टोर कर रहा हो। अब हमारे पास बेसिकली वो प्रोग्राम आ गया जिसमें हम देखेंगे कि स्पार्स मैट्रिक्स को लिंक लिस्ट की मदद से किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो लिंक लिस्ट की इम्प्लीमेंटेशन आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हुए हैं अपने प्रोग्रामिंग फंडामेंटल वाले कंसेप्ट के अंदर के लिंक लिस्ट बेसिकली क्या होती हैं और उनको किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाता है, कैसे उसमें इंसर्शन का ऑपरेशन होता है, कैसे डिलीशन का होता है, किस तरह आप उसको प्रिंट करवा सकते हैं। तो जैसा कि अभी जो हम लिंक लिस्ट बनाने जा रहे हैं ये एक ऐसी लिंक लिस्ट होगी जिसकी जो फील्ड्स हैं वो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि एक रो होगा, एक कॉलम होगा, एक वो वैल्यू होगी जिस मतलब जो नॉन जीरो वैल्यू है, अगली जो होगी वो एक पॉइंटर होगा जिसमें नेक्स्ट नोड का एड्रेस होगा वो स्टोर होगा। अब जैसे आप पहले लिंक लिस्ट क्रिएट करते थे यहाँ पे उसी तरह से जैसे आप लिखते थे ना स्ट्रक्ट नोड, यहाँ पे क्लास नोड लिख दिया गया, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसके अंदर आप लोग पहले जस्ट लिखते थे नोड स्टैटिक नेक्स्ट और इन डाटा। अब यहाँ पे और भी मुख्तलिफ फील्ड मौजूद है तो उन सब को भी हमने डिक्लेयर करवा लिया, इन रो, इन कॉलम, इन डाटा और नोड स्टैटिक नेक्स्ट। अब ये वाला जो हमारे पास फंक्शन है ना ये बेसिकली न्यू नोड को क्रिएट करने के लिए फंक्शन है। लेकिन इन सब फंक्शंस को समझने से पहले हम अपने जो कोड है उसके एंड पे जा रहे हैं जहाँ पे हम पहले ये देखेंगे कि ये प्रोग्राम चलेगा कहाँ से। तो आपको पता है कि कोई भी जो प्रोग्राम होता है वो अपनी एग्जीक्यूशन शुरू करता है मेन मेथड से। तो ये हमारे पास मेन फंक्शन आ गया, इसमें हमने एक स्पार्स मैट्रिक्स दे दिया 4 क्रॉस 5 का जिसमें 4 रो और 5 कॉलम है। और अगर मैं आपको वो एक तरह जैसे पहले हमने अरे के बारे में बात की थी ना, वैसे अगर आपको मैं इसकी रिप्रेजेंटेशन बताऊं तो इसकी रिप्रेजेंटेशन भी वही है जैसे आपने अरे की रिप्रेजेंटेशन की थी। बस फ़र्क ये है कि अब हर एक नोड है, हर एक नॉन ज़ीरो वैल्यू के लिए हर एक अलग से नोड होगी जिसमें हर नॉन ज़ीरो वैल्यू उसका रो नंबर उसका कॉलम नंबर स्टोर होगा और अगला जो नोड होगा उसका एड्रेस स्टोर होगा। मतलब बाकी जो कंसेप्ट है उसी तरह जिस तरह आपने अरे के लिए लिया था। अब ये हमारे पास 4 क्रॉस 5 मैट्रिक्स है। 4 क्रॉस 5 का मतलब 4 रोज़ और 5 जो है हमारे पास कॉलम है। और हमने अब क्या करना है, इसको ट्रेवर्स करना है। तो ट्रेवर्स करने के लिए उसी तरह हमने 2 लूप लगाए। जो आउटर लूप है वो नंबर ऑफ रोज और इनर लूप नंबर ऑफ कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा।
और इसके साथ हमने ऊपर यहाँ पे एक पॉइंटर डिक्लेयर किया नोड डेटा टाइप का, जो हमने क्लास बनाई है ना नोड, उस डेटा टाइप का मैंने लिखा नोड स्टैटिक फर्स्ट इज इक्वल टू नल। अब ये फर्स्ट बेसिकली मैंने हेड बनाया है, आप इसका नाम हेड भी रख सकते हैं क्योंकि आप हेड का कंसेप्ट ज़्यादा अच्छे से जानते हैं। तो आप इसे यूँ कह सकते हैं कि नोड स्टैटिक हेड इज इक्वल टू नल, कि मैंने पहली नोड बना दी और उसका नाम उसका जो उसमें जो वैल्यू है अभी वो कुछ भी स्टोर नहीं है, इस वजह से मैंने उसे नल कर दिया। अब करना क्या है कि जब हम इस वाले मैट्रिक्स को ट्रेवर्स करेंगे तो इसके हर एलिमेंट को चेक करेंगे कि आया वो नॉन ज़ीरो है या नहीं है। अगर तो ये नॉन ज़ीरो है तो हमने क्या करना है, अब एक नोड क्रिएट करनी है। नोड क्रिएट करनी है तो हमने जो अभी मैं आपको पीछे एक फंक्शन दिखा रही थी क्रिएट न्यू नोड वाला, उसको कॉल करना है। तो यहाँ क्रिएट न्यू नोड वाला फंक्शन कॉल हुआ और एड्रेस ऑफ फर्स्ट, मतलब ये जो हमारे पास पॉइंटर है इसका मैंने एड्रेस पास किया। ठीक है, ये जो हमारे पास पॉइंटर है जिसे मैं आपको बता रही हूँ कि ये फर्स्ट नोड को रिप्रेजेंट करेगा, ये फर्स्ट नोड का नाम होगा जिसे हम हेड कहते होते हैं, तो इसका नाम यहाँ पे फर्स्ट मेंशन है। इसका एड्रेस पास किया, आई मतलब रो नंबर, जे मतलब कॉलम नंबर और स्पार्स मैट्रिक्स आई जे ये रिप्रेजेंट कर रहा है उस वैल्यू को जो नॉन ज़ीरो है। तो ये हम चार चीज़ें जो हैं उस क्रिएट वाले को पास कर देंगे। अब हम उस क्रिएट वाले की तरफ चलते हैं। ये हमारे पास वो क्रिएट वाला फंक्शन आ गया। इसमें मैंने यहाँ पे बनाया है नोट डबल स्टैटिक पी, मतलब पॉइंटर टू पॉइंटर। आपने किसी पॉइंटर का एड्रेस स्टोर करना है ना, जो हमारे पास अभी हम पीछे जहाँ से कॉल हुआ वहाँ पे मैंने क्या पास किया, एड्रेस ऑफ फर्स्ट। फर्स्ट खुद क्या था, एक पॉइंटर का एड्रेस स्टोर करना है तो मैंने पॉइंटर टू पॉइंटर लगा दिया। इन रो इंडेक्स यहाँ पे वो जो हमने आई और जे पास किए थे, आई अब रो इंडेक्स में आ जाएगा, जे जो है वो कॉल इंडेक्स में आ जाएगा और जो हमारे पास वैल्यू थी वो एक्स बन गई। ठीक है, ये फंक्शन है और ये उसमें हमने जो चीज़ें पास की मैंने उसको आपको समझा दिया। यहाँ मैंने एक पॉइंटर लिया टेम्प नाम का, जिसमें मैंने स्टैटिक ऑफ पी स्टोर करवा दिया। अब आपको वो कंसेप्ट जो मैंने आपको अभी समझाए हैं डबल स्टैटिक ऑफ पी और स्टैटिक ऑफ पी का क्या मतलब होगा। डबल स्टैटिक ऑफ पी का मैंने आपको बताया था वो वैल्यू प्रिंट करेगा जो बेसिकली जिसकी तरफ हमारा पॉइंटर पॉइंट कर रहा है, जिसका एड्रेस हमने स्टोर करवाया हुआ है। ठीक है, अब जब सिंगल स्टैटिक ऑफ पी होगा, सिंगल स्टैटिक ऑफ पी का मतलब ये होगा कि अब ये वो वाला एड्रेस जो इसमें स्टोर था, ठीक है, मतलब इसकी जो वैल्यू है बेसिकली इस पॉइंटर की जो वैल्यू है वो प्रिंट होगी। अब इस पॉइंटर की जो वैल्यू है मतलब ये वही वाला एड्रेस होगा जो कि उस फर्स्ट नोड का एड्रेस है। अब वो आके स्टोर हो गया टेम्प के अंदर। ठीक है, ये आगे जाके काम आना है। ये अभी हमने जस्ट एक पॉइंटर डिक्लेयर करवा लिया। ये हमने जब न्यू नोड क्रिएट करनी होगी दोबारा, जब आपको पता है ना लिंक लिस्ट का कंसेप्ट क्या है कि जो पहली नोड होती है वो हेड होती है। अब हेड एक जगह फिक्स ही रहता है, उसके बाद आने वाली जो नोड्स होती हैं वो उसके आगे आगे इंसर्ट होती जाती हैं। तो अभी ये हमें इस केस में ज़रूरत नहीं है जब हम पहली नोड क्रिएट कर रहे हैं। जब हम बाद वाली नोड क्रिएट करेंगे तो उसके लिए हमें ये ज़रूरत होगा। अभी हमारे पास दो केसेस हैं। पहला है टेम्प इक्वल टू नल। अब टेम्प में क्या पड़ा हुआ है, वही जो वहाँ पे आपका फर्स्ट था, मतलब हेड आप पड़ा हुआ है टेम्प में। अब टेम्प इक्वल टू नल मतलब आपका जो हेड है फर्स्ट नोड है वो नल है। इसका मतलब है कि अभी कोई नोड क्रिएट नहीं हुई हुई है, एक नोड भी नहीं बनी हुई। ठीक है, तो ऐसी सूरत में क्या करना है कि टेम्प को ही न्यू नोड बना दें। ठीक है, और टेम्प की रो में वो डाल दे जो रो इंडेक्स है, टेम्प के कॉल में वो डाल दे जो कॉल इंडेक्स है, और टेम्प के डाटा में रख दें एक्स। और ये खुद ही अभी एक ही नोड है हमारी लिंक लिस्ट के अंदर, तो इसका जो नेक्स्ट है वो कर दो नल। और अब क्या करना है, अब जो हमारे पास स्टैटिक पी है मतलब जो हमारा फर्स्ट नोड था वो टेम्प हो गया। मतलब इन शॉर्ट मैं आपको कुछ ड्रॉ करके समझाने की कोशिश करती हूँ। ये हमने एक नोड बना ली। ठीक है, अब यही नोड हमारे पास फर्स्ट है। अभी फर्स्ट नोड नहीं बनी थी ना, तो यही हमारे पास फर्स्ट नोड है। अब इधर प्रॉपर ड्रॉ करना मुमकिन नहीं होता बाज़ का, तो आप इसे अंडरस्टैंड कीजिएगा। अब यही नोड फर्स्ट नोड है और यही नोड जो है यही नोड अब टेम्प नोड है। ठीक है, जिसे हमने टेम्प कहा था। अब इसी का नाम टेम्प है और इसी का नाम जो है वो फर्स्ट है, पहली नोड है। अभी लिंक लिस्ट में और कोई नोड मौजूद नहीं है,
तो अब जो नेक्स्ट होता है जिसमें अगली नोड का एड्रेस स्टोर करवाना होता है वहाँ पे नल रखवा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस स्टेप में यही परफॉर्म हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब बात यहाँ तक आ गई कि अभी कोई क्रिएट नहीं हुई थी, तो हमने क्या किया कि पहली नोड क्रिएट कर दी। अब यही हेड है, इसी का नाम हमने टेम्प भी रख दिया, ठीक है। अब दूसरा केस इस क्रिएट वाले फंक्शन के अंदर ही, अगर ऐसा हो कि हमारे पास पहली नोड अभी बन चुकी है, पहली बन चुकी है, एक ज़्यादा बन चुकी है, ठीक है, ऐसा भी तो केस हो सकता है आगे चल के। तो ऐसी सूरत हाल में क्या करें कि जो हमारे पास टेम्प होगा, मतलब इन शॉर्ट जिसे हमने हेड रखवाया हुआ है, उसको नेक्स्ट करके आगे आगे बढ़ाते रहें तब तक जब तक उसका नेक्स्ट नल ना हो जाए। उसका नेक्स्ट नल होने का मतलब ये होगा कि हम आखिरी नोड तक पहुंच गए हैं। आपको पता है ना कि जब हम लिंक लिस्ट को क्रिएट करते हैं तो नोड के आगे नोड प्लेस करते जाते हैं। इसी तरह हम क्या करते होते हैं कि जो नोड बन चुकी होती हैं उसके आखिर में जाके नई नोड इंसर्ट करते होते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली ये ट्राइवर्सिंग है कि इस लिंक लिस्ट में से आप गुजर जाएं और वहाँ तक जाएं जहाँ तक हमारी लिंक लिस्ट क्रिएट हुई हुई है। तो जो आखिरी नोड होगा उसका नेक्स्ट यकीनन नल होगा। तो जब हम वहाँ तक पहुँचेंगे तो टेम्प में हमारी आखिरी नोड आ चुकी होगी, ठीक है। अब आखिरी नोड आ चुकी होगी, इसके बाद हमने नई नोड इंसर्ट करनी है। तो अब जो हमने आर पॉइंटर लिया था इसको हमने न्यू नोड बना दिया। इसी तरह उसके रो में रो इंडेक्स, कॉलम में कॉलम इंडेक्स, डाटा में जो भी वैल्यू है उसको इंसर्ट कर दें। अब इसका जो नेक्स्ट है वो नल कर दें क्योंकि ये आखिरी वह है नोड, आखिरी नोड का जो नेक्स्ट होता है वो नल होता है। और जो इससे पिछली नोड थी, आर तो हमने नहीं ना क्रिएट की ना, इससे पिछली नोड जिसको हमने यहाँ पे ढूंढा था कि ऐसे नोड तक जाओ जिसका नेक्स्ट नल हो, वो टेम्प में पड़ी हुई है। तो अब हम उसका नेक्स्ट में वो डाल देंगे जो आर है, ताकि ये आपस में कनेक्शन क्रिएट हो सके कुछ इस तरह। जैसे ये एक लिंक लिस्ट है, अब इसका नेक्स्ट पहले नल था तो मतलब टेम्प हमारा जो है वो ये वाली नोड है, ठीक है। मैं टी लिख रही हूँ टेम्प को। अब हमने एक नई नोड बना दी है जिसका नाम हमने रखा हुआ है आर। इसमें बाकी सारा कुछ हम फिल कर चुके हैं। ये आखिरी नोड है अगरचे, तो इसमें का जो नेक्स्ट है उसमें हम नल भी रखवा चुके हुए हैं, ठीक है। अब इसमें हम नल भी रखा चुके हुए हैं। अब हमने क्या करना है, इनका आपस में लिंक बनवाना है। तो जो टेम्प का नेक्स्ट है, मतलब ये वाली जगह, ये वाला, ठीक है, इसमें आर का एड्रेस डाल देना है। तो हमने यहाँ पे यही किया है कि टेम्प के नेक्स्ट में वो डाल दो जो आर है, ठीक है। तो यहाँ तक था हमारा सारा क्रिएशन का अमल। अब ये क्रिएशन कब कब परफॉर्म होगी? हर दफ़ा एक नई नोड क्रिएट होगी जब भी हमें कोई नॉन ज़ीरो एलिमेंट अपने मैट्रिक्स में मिलेगा। जब भी कोई नॉन ज़ीरो मिलेगा एक नई नोड क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब जो ये वाली चीज़ है ये जस्ट प्रिंटिंग करने के लिए। अब ये जो पहला लूप है इसमें अब ये ptr बेसिकली इसमें हेड स्टोर है, ठीक है। अब ये पॉइंटर तब से जब तक नल ना हो जाए। अब ये वाला जो लूप है ये रो के जो नंबर हैं उनको प्रिंट कर रहा है। इसी तरह ये वाला जो लूप है ये कॉलम के जो नंबर हैं उनको प्रिंट कर रहा है। इसी तरह ये वाला जो लूप होगा ये डाटा को प्रिंट कर रहा होगा। तो जब हम ये पूरा लूप चला चुके होंगे, हम वो ढूंढ चुके होंगे जो नॉन ज़ीरो वैल्यूज़ हैं, तो हम इसको कॉल कर लेंगे प्रिंट लिस्ट वाले को। तो ये हमारे पास रो नंबर, कॉलम नंबर और जो हमारे पास नॉन ज़ीरो वैल्यूज़ हैं उनको प्रिंट कर देगा। अब इस चीज़ को देखने के लिए मैं आपके सामने एक कोड रन करती हूँ। ये मेरे पास वही कोड है जो अभी आपको मैं समझा चुकी हूँ। इसको मैं रन कर रही हूँ आपके सामने। जी, ये कुछ इस तरह से आपके सामने आउटपुट डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। आप इसे जब नोटबुक पे नोट डाउन करेंगे तो फिर आप इसे मज़ीद समझिएगा कि इस कोड में ये क्या कुछ है, कौन से फंक्शन है। मेनली जस्ट दो ही फंक्शन मौजूद है, एक क्रिएट करने का, एक प्रिंट करने का। तो उम्मीद है आपको मुश्किल लगेगा, फिर भी कुछ समझ ना आए तो मेरे से डिस्कस कर लीजिएगा। तब तक के लिए